हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं एस मनी सर पटना खेमनीचक से। और आज हम लोग फिर से 70 के 70 सीरीज में मोस्ट वेलकम कर रहे हैं। कुछ समय हो गया, लेट हो गया, थोड़ी सी परेशानी में पड़ गया हूं बच्चे। कुछ जो पर्सनली लोग जानते हैं वो जानते हैं, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, चीजें सही हो रही है और सही हो जाएंगी। और फिर से हम लोग पढ़ रहे हैं और पढ़ेंगे भी, काफी मेहनत करेंगे। तो विद्युत चुंबकीय तरंग के पहले का चैप्टर तक हम लोग कर लिए थे ऑब्जेक्टिव। आज हम लोग विद्युत चुंबकीय तरंग यानी चैप्टर 8 का पार्ट 1 ऑब्जेक्टिव का करेंगे बच्चों। ये हमारा इंस्टाग्राम है, इसको जरूर फॉलो कर लीजिएगा। ऐसे भी किसी किसी को फॉलो कर ले तो मुझे भी फॉलो कर लेना इंस्टाग्राम पे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। तैयार हो जाइए सारे बच्चे, कॉपी निकाल लीजिए क्वेश्चन लिखने वाला। हाँ, टेलीग्राम टॉपर फिजिक्स के नाम से है, व्हाट्सएप नंबर ये, इसको सेव करके इस पे मैसेज हेलो हाई कर लीजिएगा। और प्ले स्टोर से ये नया वाला एमिंग हाई ऐप इंस्टॉल करिएगा, ये जो न्यू लिखा हुआ ये वाला, इसी में सारा पीडीएफ वगैरह आपको मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पीडीएफ कोर्स भी एक दिन के अंदर या आज या कल के अंदर आ जाएगा, देखिए कब आता है, लेकिन आ जाएगा सारी चीजें बहुत जल्दी। शुरू करें क्वेश्चन को। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? तो आप सबको पता है कि विद्युत चुंबकीय तरंग यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वही होता है जो बिना किसी मीडियम, बिना किसी माध्यम के आगे बढ़ सके। तो देखिए, तो लाइट तो बिना मीडियम के जा सकता है, एक्सरे भी जा सकता है, इंफ्रारेड भी। लेकिन जो साउंड वेव है, ध्वनि तरंग, यह बिना माध्यम के आगे नहीं जा सकता है, क्योंकि चंद्रमा पे भी माध्यम नहीं होता है, यहां तक कि वहां हवा भी नहीं है। इसलिए अगर आप किसी को बोलेंगे हेलो हाय 3 मैजिकल वर्ड, तो उसे सुनाई ही नहीं देगा, क्योंकि साउंड को चलने के लिए माध्यम जरूरी है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हमारा सी होगा, जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम पता लगाया कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, यानी जो लाइट है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, किन्होंने पता लगाया था? तो दूसरा का सही आंसर मेरे बच्चों डी हो जाएगा, मैक्सवेल। देखिए, एक मैक्सवेल और एक हर्ज, ये दो साइंटिस्ट ऐसे थे जिनका बहुत बड़ा योगदान था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में। ठीक है, तो खैर ये तो जान गए कि लाइट को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, विद्युत चुंबकीय तरंग बताने वाले मैक्सवेल थे। अब अगला जानिए कि विद्युत चुंबकीय तरंग प्रयोगशाला में सबसे पहले किन्होंने प्राप्त किया था? समझ रहे हैं? तो इसका 3 का सही आंसर हमारा बी हो जाएगा, हर्ज। तो ये दोनों क्वेश्चन में अंतर समझिएगा। अगर आपसे पूछे कि प्रयोगशाला में किन्होंने प्राप्त किया था, हर्ज ने, और प्रकाश इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ये किन्होंने बताया था, तो मैक्सवेल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला आगे देख लीजिए, कह रहा है कि विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा होती है। तो देखिए, आप लोगों को पता होगा कि जो विद्युत चुंबकीय तरंग है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो इसमें इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक का मतलब मैग्नेटिक फील्ड, यानी विद्युतीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों के दोनों रहता है। तो अगर प्रकाश इधर जा रही है या प्रकाश या कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इधर जा रही है, तो एक दिशा में इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे बच्चों वाइब्रेट करता है यानी कंपन करता है, और उसके लंबवत दिशा में मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र कंपन करता है। तो अगर आप ई क्रॉस बी करेंगे ना, बी क्रॉस ही नहीं, ई क्रॉस बी, तो उससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के चलने की दिशा मिलेगी। यानी इसका सही आंसर हम लोग बोल सकते हैं डी, पैरेलल टू ई क्रॉस बी। बी क्रॉस ही मत करिएगा, हमेशा याद रखिएगा कि विद्युत चुंबकीय तरंग में इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है और मैग्नेटिक फील्ड भी होता है, दोनों, और दोनों कंपन करता है। और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चलता है वो ई क्रॉस बी करने से जो दिशा आएगी उस दिशा में, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और लाइट के चलने की दिशा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के चलने की दिशा, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5वां देख लीजिए, क्या कह रहा है? कह रहा है किसी विद्युत चुंबकीय तरंग ई सदिश एक्स अक्ष की ओर जा रही है और चुंबकीय क्षेत्र जेड के अक्ष की ओर, तो किधर जाएगा? बाई अक्ष की ओर जाएगा, ऑब्वियस सी बात। कह रहा है कि ई की दिशा एक्स अक्ष की ओर और चुंबकीय क्षेत्र यानी बी की दिशा जेड की ओर। तो मैंने कहा ना भी कि तीनों एक दूसरे के लंबवत होता है। ई, बी और लाइट यानी प्रकाश या कोई दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के चलने की दिशा तीनों लंबवत होता है। तो अगर एक एक्स की ओर एक जेड की ओर, तो जो चलेगा लाइट या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वो वाई अक्ष की ओर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला आ गया क्वेश्चन ऑफ द डे। देख लीजिए क्या कह रहा है क्वेश्चन ऑफ द डे में, ट्रांसफॉर्मर कार्य करता है। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स में बच्चों। बहुत सारे बच्चे का नाम ही मैं नहीं इधर ले रहा हूं, लेकिन आप परेशान मत हो, ये लूंगा और बताऊंगा भी। ठीक है, तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में, क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर बताइए, क्या लगता है सही आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। और वैसे एक बात बच्चों आपके मोटिवेशन के लिए, कि अभी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो बोल रहे हैं कि सर पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, क्या करें? सफल तो होना है सर, लेकिन पढ़ने में मन नहीं लग रहा है। तो देखिए, मैं आपको ना बस एक पॉइंट बताऊंगा, और ये एक पॉइंट आपके लाइफ में ना आपको बता देगा, मतलब ये एक पॉइंट
मतलब ये जो एक पॉइंट है मैं बता रहा हूं ना, इसे आप आराम से सोचोगे तो जिंदगी में सफल बन जाओगे अगर आप इस पे काम करोगे तो। वो पॉइंट ये है कि आप आराम से आंख बंद करो ऐसे करके और सोचो कि आपके पास जो भी है, रहने के लिए रूम, खाने के लिए खाना, गाड़ी अगर है, साइकिल अगर है, अगर आप बुलेट से घूम रहे हो, या जो भी आपके आसपास आपको जो सुविधाएं मिली हैं या जिस पे आप उछल रहे हो, इसमें आपका कितना योगदान है। हो सकता है मम्मी पापा के काफी जेनेटिक सुंदरता होगी, इससे आपको मिला होगा काफी ब्यूटी या काफी हैंडसम लुक। तो इन सब चीजों में आपका कितना योगदान है, आपने अपने दम पे क्या किया, आंख बंद करके आराम से सोचना। खाना, गाड़ी, घर, दौलत, पैसा, रुपया, कुछ भी, आपको अंदर से एक बार तो आवाज जरूर मिलेगा अगर आप शांति दिमाग से सोचोगे तो, बिना मेरी बात पे गुस्सा किए हुए, कि सर तो सही बोल रहे हैं। मैं खानदानी बात नहीं कर रहा हूं कि खानदानी से आपको कितना मिला, आपको अपने काबिलियत पे कितना मिला, आपने अपने मेहनत से कितना कमाया, ये सोचिएगा। जब आपको आंसर मिले ना कि आपने कुछ नहीं किया, तो एक बार दिमाग में सोचिएगा कि क्या यही कुछ नहीं करके ही दुनिया से जाना या कुछ करना है। कल के आपके बच्चे होंगे, आपकी पत्नी होंगी, क्या उनको आप ये कहोगे कि जो भी मेरे पास है वो खानदानी मुझे मिला है, मैं कुछ भी नहीं किया हूं अपने लेवल पे? और इसका आंसर आप ढूंढना, शायद आपको इसमें सफलता का बहुत बड़ा पॉइंट मिल जाए और आपको लगेगा यार हां सच में करना कुछ पड़ेगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, जब प्रकाश शून्य में गमन करता है तो साथ जुड़े विद्युतीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? तो देखिए 6 का सही आंसर मेरे बच्चों बी हो जाएगा, क्योंकि उसका औसत मान शून्य होता है। क्योंकि होता क्या है ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड जितना ऊपर वाइब्रेट करता है, आपको पता होगा, उतना ही ये नीचे भी वाइब्रेट करता है, इसलिए इसका जो औसत मान होता है वो शून्य हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति क्या होती है, किस नेचर का होता है? तो अभी मैंने बताया कि जब प्रकाश चलता है तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड का कंपन लाइट के या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के चलने के लंबवत परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होती है, ठीक है। और आपको पता होगा कि जब वाइब्रेशन परपेंडिकुलर में होता है तो इसको मेरे बच्चों कहा जाता है ट्रांसवर्स वेव। वैसे एक लॉन्गिट्यूडनल वेव भी होता है जो ऐसे वाइब्रेशन करता है, मतलब जिधर वेव जा रहा है उसी डायरेक्शन में, और एक होता है परपेंडिकुलर में, तो परपेंडिकुलर वाले को हम लोग बोलते हैं ट्रांसवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला कह रहा है विद्युत चुंबकीय तरंग के उत्पत्ति का कारण क्या है? तो देखिए मैं बता रहा हूं क्या कि जब मैं पहले चैप्टर में पढ़ाया था कि जब कोई चार्ज रुका हुआ होता है तो इसके चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न होता है, ठीक है। लेकिन जब वही चार्ज एसिलरेट होता है, त्वरित होता है, तो मैंने कहा था इससे एनर्जी रेडिएट होता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में इससे एनर्जी, यानी कि चार्ज का एसिलरेशन होना, चार्ज में त्वरण होना, इसका सही आंसर हो जाएगा 8 का सही आंसर मेरे बच्चों बी हो जाएगा, ठीक है। 9 का सही आंसर देखिए, 9 में याद रखिएगा जो ऊपर मैंने बताया कि जब कोई चार्ज में त्वरण होता है, एसिलरेशन होता है किसी चार्ज में, तब उससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव उत्पन्न होती है। या कई बार ऐसे भी कहा जाता है ना कि कहीं अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बदले तो भी वहां मैग्नेटिक फील्ड भी बदलती है और वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का रूप होता है। जैसे चुंबकीय क्षेत्र की उत्पत्ति होती है, चुंबकीय क्षेत्र की उत्पत्ति कैसी होती है? तो 9 का सही आंसर मेरे बच्चों देखिए हो जाएगा गतिमान आवेश के द्वारा, ये तो मैं बताया ही। और जब कहीं विद्युत क्षेत्र बदलता है ना तो भी उत्पन्न होता है, तो या तो चार्ज मोशन में हो या कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड बदले तो, यानी 9 का सही आंसर मेरे बच्चों हमारा सी हो जाएगा, ठीक है। 10 का देखिए मेरे बच्चों 10 में क्या करा, संधारित्र के आवेशन के क्रम में उनके प्लेटों के बीच क्या रहता है कि जैसे मानकर चलिए कोई कैपेसिटर है और हम इस कैपेसिटर को मेरे बच्चों चार्ज कर रहे हैं, तो समझिए कि जब चार्ज करेंगे तो बीच में पहले तो प्लेट पे कम चार्ज रहेगा, क्योंकि आवेशन के क्रम में कह रहा है ड्यूरिंग चार्जिंग पूछ रहा है, तो पहले चार्ज 0 रहेगा। और जैसे जैसे इसमें चार्ज बढ़ेगा वैसे वैसे कैपेसिटर के प्लेट के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ते जाएगी, है ना। चार्ज बढ़ेगा तो बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ते जाएगा, क्योंकि आवेशन के क्रम में ड्यूरिंग चार्जिंग पूछ रहा है, तो चार्जिंग के दौरान चार्ज धीरे धीरे बढ़ते जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ते रहेगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बदल रही है। और जब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बदलेगी बच्चों, तो अभी मैंने कहा है कि 10 का सही आंसर क्या हो जाएगा, डी। ई और बी दोनों उत्पन्न हो जाएगा। देखिए यहां छोटा सा ई लिखा हुआ, ई वेक्टर एंड बी वेक्टर, ठीक है, दोनों, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होगा और वो लंबवत दिशा में होगा। तो चार्ज या तो त्वरण में हो या फिर मेरे बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड ही बदले, समझ रहे हैं, और वहां इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो जाती है। अगला, निम्नलिखित में कौन सा सबसे अधिक आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी किसका सबसे ज्यादा? ऑब्वियस सी बात, गामा किरण,
11 का तो सबको पता होगा कि गामा वेव का, गामा रे का सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी, सबसे ज्यादा एनर्जी होती है। जितना ज्यादा आवृत्ति उतना ज्यादा एनर्जी, ठीक है। तो इसका सही आंसर 11 का हमारा ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे 12 नंबर देखिए, कह रहा एक्स किरणों का गुण वैसे ही होते हैं जैसे, एक्स किरणों का गुण कैसा होता है, तो गामा रे के जैसा ही एक्स किरण का गुण होता है। बस अंतर होता है ना कि जो एक्स किरण का जो भेदन क्षमता है वो थोड़ा कम होता है गामा रे से, लेकिन हाँ वो वैसा ही होता है बच्चों, ठीक है। तो 12 का सही आंसर मेरे बच्चों हमारा हो गया, ठीक है। 13 नंबर बच्चों उसके बाद, यानी कि कहने का मतलब कि एक्स किरण का गुण होता है गामा किरण के जैसा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा एक्स किरणों का भेदन क्षमता करने किसको, एक्स किरणों किसको भेदन करने की क्षमता रखता है, यानी किसको भेद करके पार कर सकता है, छेद करके पेनेट्रेट कर सकता है, ठीक है। तो ये मांस को तो एक्स किरण पार कर जाता है, हड्डी को नहीं पार करता है, ठीक है। हाँ गामा रे का भेदन क्षमता जो ही पढ़ा है, पेनिट्रेटिंग पावर ज्यादा होता है, एक्सरे का कम होता है। बाकी सारा प्रॉपर्टी दोनों का सेम है गामा और एक्सरे का, बस पेनिट्रेटिंग पावर एक्सरे का थोड़ा कम होता है, ठीक है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, एक्सरे इसको छेद करके पार कर जाएगा। देखते एक्सरे करवाते हैं तो हड्डी को नहीं पार करता और हड्डी का तस्वीर दिखता है। कह रहा है एक्स किरणों का तरंग दैर्ध्य का क्रम कहां से कहां होता है, यानी कितना होता है तरंग दैर्ध्य कहां से कहां। तो इसका सही आंसर मेरे बच्चों हमारा हो जाएगा डी, लगभग 1 एंगस्ट्रॉम। वैसे तो वैरी भी करता है, बट हाँ हम ये बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स किरणें बनी होती है, तो एक्स किरणें क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, विद्युत चुंबकीय तरंग, है ना, यानी कि सी हो जाएगा इसका सही आंसर एक्स किरण का। 15 के बाद 16 नंबर मेरे बच्चों देख लीजिए, कह रहा कठोर एक्स किरणों को प्राप्त करने के लिए व्यवहार करना चाहिए। कठोर एक्स किरणों को प्राप्त करने के लिए क्या व्यवहार करना चाहिए, तो 16 का सही आंसर मेरे बच्चों हमारा हो जाएगा सी, हाई एक्सीलरेटिंग वोल्टेज एंड टारगेट ऑफ हाई एटॉमिक मास, ठीक है बच्चों। अब पढ़ेंगे अच्छे से तो पता चल जाएगा। 16 के बाद 17 नंबर मेरे बच्चों, ठीक है। कह रहा चुंबकीय क्षेत्र B और विद्युतीय क्षेत्र E के अनुपात, यानी B/E का क्या मात्रक है। तो मैं बताऊं कि जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चलता है तो मैंने बताया आपको कि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है और साथ साथ में मैग्नेटिक फील्ड भी होता है, दोनों के दोनों वाइब्रेट करता है ना। तो E/B का जो अनुपात होता है ये लाइट का स्पीड C के बराबर होता है। तो स्पीड का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड। तो क्वेश्चन में B/E पूछ रहा है, आंखियां खोल के देखिए, देखिए B/E, तो B/E मेरे बच्चों का देखिए E/B का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड, तो B/E का सेकेंड प्रति मीटर हो जाएगा, सेकेंड प्रति मीटर, यानी इसका सही आंसर हमारा 17 का बी हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा विद्युत क्षेत्र का आयाम यानी E और चुंबकीय क्षेत्र का आयाम B का अनुपात कितना होगा। अभी तो बोले C स्पीड ऑफ लाइट के बराबर, इसका सही आंसर ये हो जाएगा। बताया ना, जैसे कि विद्युत चुंबकीय तरंग चलता है लाइट के स्पीड से, कोई भी विद्युत चुंबकीय तरंग वैक्यूम में उसी स्पीड से चलता है ना। तो और आपको यही पता है कि विद्युत चुंबकीय तरंग में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड E/B दोनों होता है, विद्युतीय क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र दोनों, तो दोनों का जो अनुपात होता है वह स्पीड के बराबर होता है। 18 के बाद 19 में मेरे बच्चों, निर्वात में प्रकाश की चाल, चुंबकशीलता और परावैद्युतता के बीच क्या संबंध होता है। तो याद रखिएगा कि जो C² होता है, यानी कि प्रकाश की चाल या कोई भी विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल, ये 1/ε0 × μ0 के बराबर होता है। ये याद रखिएगा। डायरेक्ट ये भी ऑप्शन में दिख सकता है, या स्क्वायर को इधर भेज देगा तो कई बार ऐसे भी दिखेगा, C = √ε0 × μ0, ऐसे भी कई बार दिखेगा मेरे बच्चों। या इसको देखिए ऑप्शन में इधर इंटू करके दिया है, ε0 μ0 × C² = 1, ऐसे दिया तो ये भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 के बाद 20 नंबर देख लीजिए। 20 में कह रहा है किसी द्रव्यमान माध्यम में विद्युत चुंबकीय तरंग का चाल किस पे निर्भर नहीं करता। तो देखिए तीव्रता पर निर्भर नहीं करता है, और वैसे तो आवृत्ति पर भी डायरेक्टली नहीं बोल सकते हैं, बट होता है ना कि स्पीड = आवृत्ति × तरंग दैर्ध्य। तो अगर आवृत्ति बदल जाएगा तो ये भी बदल जाएगा, ठीक है। लेकिन हाँ ये चीज है कि तीव्रता पर निर्भर नहीं करता है, तो इसका सही आंसर सी होगा। बाकी ε0 μ0 वो तो हम देखे ही कि परावैद्युतता पर तो डिपेंड करता है, ये भी देखे थे ना ये वाला, ये और कोई दूसरा मीडियम में ε0 लगेगा तो वो हो जाता है, ठीक है। ओके, तो आशा करते हैं बच्चों की समझ गए होंगे, दिल लगा के पढ़िएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा पहली बार चैनल पे होंगे तो, और हाँ प्लेलिस्ट में जाके जरूर देखिएगा, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, समझते रहिए। लाइफ में जितना हो सके बच्चों उतना आगे जाइए।
अपने समय की सबसे ज्यादा वैल्यू कीजिए। एक समय जरूर आएगा जब समय आपको एहसास दिलाएगा कि तूने मेरी वैल्यू नहीं की थी, क्योंकि मैं तुम्हारे पास अवेलेबल था। हर इंसान के लाइफ में एक बार ऐसा मोमेंट और मलाल रह जाता है, और उस मलाल का ही क्या करोगे जो समय निकलने के बाद आए। इसलिए बहुत जरूरी है बच्चों, जितना हो सके समय को महत्व दीजिए, समय के अनुसार अपने आप को आगे लेके जाइए, टैलेंटेड बनाइए, मेहनत करिए। कभी किसी के साथ चीट मत करिए, कभी किसी को धोखा मत दीजिए, कभी किसी से झूठा वादा मत करिए। ये सब कुछ क्वालिटी के साथ, सही नियत के साथ। ऐसा नहीं कि नियत खराब कर ली कि उसके साथ ऐसे कर लेंगे, उसके साथ ऐसे कर लेंगे, यहां से कुछ फायदा, यहां से कुछ फायदा, तब तो फिर आपका डाउनफॉल तो होगा ही लाइफ में। तो सब चीज सही करिए, सब कुछ सही होता है। पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, समझते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू बच्चों।